Good morning. Today is 29th of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज एक्ट 1960 में चेंज किया है और नए रूल्स को नोटिफाई किया है। तो अब जो कैटल क्लास की जो स्लॉटर के लिए खरीद फरोख्त होती थी वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। आर्टिकल कहता है इससे लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा और इकोनॉमिक लॉस होगा। तो उन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे इस आर्टिकल से। नीचे का जो आर्टिकल है वो ब्राजील से रिलेटेड है। ब्राजील की अर्थव्यवस्था काफी डाउन है आजकल और करप्शन के नए नए स्कैंडल्स उभर के आ रहे हैं। अब फिलहाल के वहां के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर टीमर, उन पर भी करप्शन का आरोप लगा है। तो थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि ब्राजील में क्या कुछ चल रहा है। यहां पे बीच में जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हरदीप पुरी साहब के द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है। आर्टिकल के पहले भाग में वो चर्चा करते हैं कि क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, क्या यूएस डिक्लाइन हो रहा है, यूएस की पावर डिक्लाइन हो रही है। शुरू में उन सब बातों पे डिस्कस किया गया है, बाद में उन बातों पे डिस्कस किया गया है कि भारत ने बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव समिट में पार्टिसिपेट ना करके क्या सही डिसीजन लिया है। तो पहले हमने सारे जो आर्टिकल्स पढ़े वो ये कह रहे थे कि वो एक प्रकार से इंडिया का डिसीजन अच्छा नहीं था, लेकिन ये कहते हैं कि इंडिया ने पार्टिसिपेट ना करके एक तरह से अपना सही फैसला लिया है। तो इस आर्टिकल को विस्तार से हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, मंडे को द हिंदू का इंटरनल आर्टिकल प्रकाशित होता है कि कौन सी न्यूज़ को उन्होंने कितनी तवज्जो दी, उन सब बातों के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे नहीं इंपॉर्टेंट। ये जो आर्टिकल है, कपिल सिब्बल पहले मंत्री थे और इन्होंने सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए एक बड़ा आर्टिकल लिखा है। तो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, जैसे जॉब क्रिएशन काफ़ी कम हुआ है, उन पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे के अंदर में। मान लीजिए अब ऐसे आता है न्यू इंडिया पे ऐसे आ गया कि आप लिखिए न्यू इंडिया पे, तो 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल से मिलेंगे जो हम अपने ऐसे न्यू इंडिया जैसे ऐसों में यूज कर सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे जो साइड में आर्टिकल है पंजाब से रिलेटेड है, पंजाब के सिनेमा से रिलेटेड है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं, एक दो पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ट्रीटी ऑफ लाहौर से रिलेटेड, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल नहीं इंपॉर्टेंट। और देखिए, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बार पूछा जाता है, मैसेज आता है मेरे पास में कि क्या अब न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ सकते हो अभी, क्योंकि क्वेश्चंस तो जो प्रीलिम में है ऑलमोस्ट पेपर सेट हो चुका होगा। तो अभी अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो अब प्रीलिम के बाद आप पढ़ सकते हो और न्यूज़पेपर संभाल के आप रख सकते हो। हम भी न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे, अब सिर्फ 3-4 दिन और डिस्कस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये हफ्ता पूरा। 2 हफ्ते हमारा ब्रेक रहेगा पूरा, कोई भी वीडियो नहीं आएगी, 2 हफ्ता पूरा ब्रेक रहेगा। और उसके बाद में प्रीलिम के बाद में हम एक नए सिरे से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, वो सब न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे और एथिक्स डिस्कस करेंगे, आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे। 2 हफ्तों का हमारा गैप रहेगा, सिर्फ 3-4 दिन हम और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जो करंट अफेयर्स की हमारी वीडियो आ रही है वो भी हम 3-4 दिनों के अंदर में समाप्त कर देंगे। और आप अच्छे से प्रीलिम की तैयारी कीजिए, और प्रीलिम क्लियर करना काफ़ी जरूरी है, किसी भी हाल में पूरा जोर लगा दीजिए आने वाले 20 दिनों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी सबसे पहले नए रूल्स को नोटिफाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंदर में। सबसे पहले तो इसी पे नजर डाल देते हैं। देखिए, ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज एनिमल्स एक्ट 1960 में आया था, पार्लियामेंट में इसे पास किया गया था और पशुओं को क्रूरता से बचाने के लिए यह एक्ट पास किया गया था। एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंदर में आता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमल्स वेलफेयर बोर्ड कौन से एक्ट के अंदर में आता है, तो यूपीएससी के द्वारा 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे एक तो आता है क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में आता है, कई बार इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दे दिया जाता है। तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये आता है हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल एक्ट 1960 के अंदर में। तो ये जो एक्ट बनाया गया था पशुओं को उनके खिलाफ होने वाली क्रूरता से बचाने के लिए बनाया गया था। तो अब इसी में अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं। अब क्या है, देखिए, अब जो लाइफ स्टॉक जिनको स्लॉटर के लिए यानी जिनका वध करने के लिए खरीदा या बेचा जाता था, इस पूरी प्रोसेस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम बना दिया है, काफ़ी ज़्यादा जटिल बना दिया है। जैसे अब जो लोग पशुओं को खरीदते थे, जो ये पशु मेला लगता है, जैसे बिहार में सोनपुर में काफ़ी फेमस पशु मेला लगता है, राजस्थान में भी पशु मेला लगता है। इन पशु मेलों के अंदर में जो किसान जो खरीदते हैं एनिमल्स को स्लॉटर के लिए, उनको मारने के लिए, तो वो बहुत मुश्किल बना दिया है। अब यानी जो खरीदने वाले किसान हैं उनको सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ये वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और इवन जो बेच रहे हैं उनको भी बताना पड़ेगा कि वो वध के लिए नहीं बेच रहे हैं। यानी एक प्रकार से स्लॉटर के लिए तो आप खरीद फरोख्त कर ही नहीं सकते, और बाकी चीज़ों के लिए भी रूल्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं। समझ गए? यानी जो बेच रहे हैं उनको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं अपने पशु को बेच रहा हूं, तो वो एक प्रकार से मैं मारने के लिए नहीं बेच रहा हूं, बस दूसरे यूज के लिए बेच रहा हूं।
तो काफी कॉम्प्लेक्स रूल्स हो गए हैं। तो आर्टिकल इस चीज का विरोध करता है और कहता है कि काफी गलत है ये। क्यों गलत है? काफी सारी चीजें कहता है आर्टिकल कहता है कि देखिए, सबसे पहले तो आपने रूल्स इतने कॉम्प्लेक्स कर दिए कि जो पूरी मार्केट है, जो पशु मेला लगते थे, उनका अब कोई औचित्य रह ही नहीं जाता, खरीद फरोख्त तो हो ही नहीं सकेगी, तो पूरी जो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है वो ध्वस्त हो जाएगी, और जो मीट मार्केट में भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, और काफी सारे लोगों के रोजगार छिन जाएंगे जो इस पूरी प्रोसेस से, पूरी एक जो चैन चलती है उससे जुड़े हुए हैं, और लोगों की जो डाइटरी चॉइसेस है वो भी प्रभावित होगी। आर्टिकल कहता है कि देखिए, पर्याप्त मात्रा में मीट नहीं उपलब्ध हो पाएगा तो डाइटरी चॉइसेस, जो लोग अभी जो चीज खाते हैं उनकी डाइटरी चॉइसेस प्रभावित होगी। और देखिए, इसमें जो इंटेंशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सही नहीं है। आर्टिकल कहता है क्यों सही नहीं है? अगर वास्तव में एनिमल की वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो इसको डिपार्टमेंट जो है, एनिमल हस्बेंड्री का जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू पास करवाता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये रूल्स पास करवाए हैं वो पिछले रास्ते से करवाए हैं और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के एक एक्ट से करवाए हैं। तो कम से कम जो इंटेंशंस है वो गवर्नमेंट की सही नहीं है, ऐसा आर्टिकल कह रहा है। और अगली जो बात है, इससे जो फेडरलिज्म है वो भी प्रभावित होता है। फेडरलिज्म कैसे प्रभावित होता है? देखिए, जो ये चीजें आती है ना, एनिमल का वेलफेयर, जैसे आपने देखा होगा जो गो हत्या जैसे कानून है वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो पास करती है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स के डोमेन में आता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्टली इस प्रकार के कानून बना रहा है जो कि फेडरलिज्म के लिए अच्छा नहीं है। एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के डोमेन में जाके इस तरह के कानून बना रहा है, जो कि फेडरलिज्म के लिए अच्छी बात नहीं है। और इकोनॉमिक लॉस भी काफी ज्यादा होगा इस चीज से, जो ये रूल्स और ज्यादा सख्त बना दिए हैं। यानी लाइफ स्टॉक यानी पशुओं की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती उनको मारने के लिए, समझ गए? स्लाटर के लिए तो साफ तौर पे गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आप मारने के लिए उनकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, और बाद में जो बाकी रूल्स हैं उनको भी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ब्राजील से रिलेटेड ये आर्टिकल है। यहां पे देखिए, ये ब्राजील है, ब्रिक्स में भी है, और काफ़ी बार हमने ये मैप डिस्कस किया। कल परसों जब वेनेजुला आया था तब भी हमने पूरा मैप डिस्कस किया था। यहाँ पे कोलंबिया, और यहाँ पे इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये सारे कंट्रीज़ हैं यहाँ के। साउथ अमेरिका में देखिए कुछ ना कुछ चलता रहता है। वेनेजुला में कुछ चल रहा था, वहाँ पे डिक्टेटर होते जा रहे हैं, और ब्राज़ील में भी अब काफ़ी सारे करप्शन के जो स्कैंडल्स हैं वो इमर्ज होके आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, पिछले साल क्या हुआ था, डिल्मा रूसेफ, इनका नाम आया था करप्शन के स्कैंडल में, तो इनका इम्पीचमेंट किया गया था, महाभियोग चलाया गया था इनके खिलाफ में, इनको प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया गया था। तो उसके बाद में क्या हुआ, बाकी और काफ़ी सारे जो बड़े लीडर्स हैं, जैसे कि वहाँ पे स्पीकर थे, जो उनकी, जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है वहाँ पे भी उनकी असेंबली है, स्पीकर पे भी आरोप लगा, वो एक प्रकार से ब्राइब लेने का उन पे आरोप लगा, तो उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देना पड़ा था। अपने आप से कोई इस्तीफा नहीं देता ब्राजील के अंदर में। अब ये कहते हैं कि देखिए, जो प्रेसिडेंट हैं अभी फिलहाल के मिस्टर टीमर नीचे जो हैं, इन पर भी करप्शन के आरोप लगे हैं। एक ऑडियो टेप सामने आई है इनकी, जिसमें ये ब्राइब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि कितना पैसा ये लेंगे। तो फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, और इस प्रकार से बार बार जो करप्शन के स्कैंडल्स इमर्ज होकर आ रहे हैं ब्राजील के अंदर में, लोगों का विश्वास उठ गया पूरी गवर्नमेंट के ऊपर से, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर से। तो जैसे हमने देखा कि कई क्षेत्र, जैसे अभी फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में जो जीत के आए वहाँ पे, क्या नाम था उनका, मैक्रोन, मिस्टर मैक्रोन जो जीत के आए थे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बिलोंग करते थे, वो अलग से थे। जैसे इंडिया में आप फेनोमेनन देखने को मिला कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके खिलाफ में नफरत देखने को मिलती है जनता की, तो वही कुछ देखने मिल रहा है ब्राजील के अंदर में। तो जब अब इलेक्शंस होंगे तो एक नया विकल्प सामने आएगा। अब सिर्फ जुडिशरी थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रही है ब्राजील के अंदर में, थोड़ा पुलिस पे भी लोगों का विश्वास है कि जो लोग करप्शन करते हैं उनके खिलाफ में प्रॉपर कार्रवाई करेगी जुडिशरी और पुलिस। अदरवाइज वहाँ पे जो इकोनॉमिक व्यवस्था है ब्राजील के अंदर में वो भी काफ़ी डाउन हो चुकी है। अब देखिए, महंगाई तो इतनी ज़्यादा है वहाँ पे ब्राज़ील में, बहुत एक सामान्य सी वस्तु खरीदने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए तो वहाँ पे बिजनेस नहीं आ रहे हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई होती है वहाँ पे बिजनेस नहीं आते। क्यों? क्योंकि लोग अपना पैसा एक प्रकार से बचा के रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये मुश्किल भरा समय है, पैसा अभी बचा के रखना चाहिए। जब वो पैसा बचा के रखेंगे घरों के अंदर में, तो बिजनेस इस्टाब्लिश कैसे होंगे? तो बिजनेस इस्टाब्लिश नहीं होंगे तो एक प्रकार से इकोनॉमी आगे नहीं जाएगी। तो वो ब्राजील जिसको ब्रिक्स में शामिल इसलिए किया गया था क्योंकि उनकी इकोनॉमी अच्छा खासी ग्रो कर रही थी, लेकिन अब उनकी इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ रेट में है। समझ गए? लगातार 2-3 सालों से उनकी इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ रेट में है और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब है ब्राजील के अंदर में। तो ये पूरा ब्राजील का हालचाल है। आगे हम चलते हैं। देखिए, हरदीप पुरी साहब का ये आर्टिकल है, ये अच्छा आर्टिकल है। ये शुरू में बात करते हैं। देखिए, काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे हैं कई थिंकर्स के द्वारा, कई एक्सपर्ट्स के द्वारा कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर में नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। सबसे पहले तो आप ये डिस्कस कर लीजिए कि वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है।
वर्ल्ड ऑर्डर देखिए एक सेट ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए। जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर में अभी यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, ये सब इंस्टीट्यूशंस क्या काम कर रहे हैं? ये सब वर्ल्ड के अंदर में, दुनिया के अंदर में स्टेबिलिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं ना। यूएस सुपर पावर है, यूएस एक प्रकार से ग्लोबल पुलिसमैन का काम करती है। आप ईरान देख लीजिए, इराक देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, लीबिया देख लीजिए, हर चीज में यूएस ने अपना एक प्रकार से टांग अड़ाई है। तो स्टेबिलिटी, ग्लोबल पुलिसमैन की तरह यूएस काम कर रहा है, ये भी एक तरह से अभी ग्लोबल अरेंजमेंट का एक हिस्सा है। तो फिर अब ये जो कंटेक्स्ट है वो आर्टिकल का ये है कि ब्रिटेन अलग हो गया है यूरोपियन यूनियन से, ट्रंप जीत के आए हैं, जिन्होंने एक प्रकार से बार बार चुनाव प्रचार के दौरान ये बात कही कि हम अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच नहीं अपनाएंगे, यानी ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, वहां जैसे देशों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अफगानिस्तान में अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे। तो इस कंटेक्स्ट में यह आर्टिकल डिस्कस किया जा रहा है कि वास्तव में अब ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, यानी जो चाइना है उसका उभार हो रहा है, चाइना द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशंस का उभार हो रहा है और यूएस का एक डिक्लाइन हो रहा है। क्या वास्तव में ऐसा है? तो आर्टिकल मना करता है कि वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और जो वर्ल्ड ऑर्डर पहले था वही वर्ल्ड ऑर्डर बाद में भी रहेगा। ये कहते हैं कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तब भी तमाम तरह के कयास लगाए गए थे कि वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज हो जाएगा, और अभी भी वही सिचुएशन है। वर्ल्ड ऑर्डर कतई चेंज नहीं होएगा, चाहे चाइना जो अपना बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव यानी वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट है वो पूरे तामझाम से आगे बढ़ा रहा है, चाहे ट्रंप सिविल वार लड़ रहे हैं यूएस के अंदर में, ट्रंप की लड़ाई चल रही है वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ में, मीडिया इंस्टीट्यूशंस के साथ में, फिर भी नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आएगा। और जो फिलहाल का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, यूएस सुपर पावर, यही वर्ल्ड ऑर्डर रहेगा आने वाले कई सालों तक। लेकिन एक बात जो मेन ये कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बस जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज हैं इनकी जो ग्रोथ रेट है वो काफी कम है, और इसी बात को लेके ये इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए ये कुछ जो चीजें हो रही हैं, जैसे ब्रिटेन अलग हो रही है यूरोपियन यूनियन से, ट्रंप जीत के आए, ये जो सब चीजें हो रही हैं वो इसी बात का नतीजा है कि वो अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी जो ग्रोथ रेट्स हैं वो कम हो रही है, उसको पचा नहीं पा रहे हैं। अब जैसे यूएस अपने देखे, पहले तो इन्होंने बातें कही, अब ये आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं उसके पक्ष में कि वर्ल्ड ऑर्डर क्यों नहीं चेंज होगा। ये कहते हैं कि देखिए चाइना यूएस को पीछे नहीं छोड़ने वाला है। फिलहाल यूएस की ना सिर्फ 18 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, बल्कि बहुत बड़ा लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है यूएस। अभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में यूएस चाइना से काफी आगे है, इनोवेशन के मामले में चाइना से यूएस काफी आगे है, और बहुत ज्यादा साल लगेंगे, 10 को लग जाएंगे चाइना को अभी भी यूएस का मुकाबला करने के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फील्ड में। और जो ग्लोबल पब्लिक गुड्स हैं, जैसे कि ओजोन मान लीजिए, या फिर आर्कटिक मान लीजिए, अंटार्कटिक मान लीजिए, ये जो ग्लोबल पब्लिक गुड्स हैं इनको सहेज के रखने में यूएस की अभी भी बहुत ज्यादा एक प्रकार से पार्टिसिपेशन है यूएस का, और चाइना बिल्कुल भी ना। तो चाइना के पास में विलिंगनेस है, कभी आपने देखा है चाइना ने बढ़ चढ़ के भाग लिया हो ओजोन लेयर या फिर जो पब्लिक गुड्स हैं आर्कटिक को बचाने के लिए? चाइना के पास में विलिंगनेस नहीं है। जब तक देखिए सुपर पावर बनने के लिए आपके पास में विलिंगनेस होनी चाहिए। सुपर पावर मतलब ग्लोबल पुलिसमैन जो पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी दिखा सके, अगर कोई गलत काम करता है तो उनको डंडा दिखा के, और एक प्रकार से वैसे देखिए अपने जो ग्लोबल इंटरेस्ट है वही सर्व करता है सुपर पावर, लेकिन फिर भी जो एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड में स्टेबिलिटी है वो सुपर पावर के हितों में होती है। इसीलिए यूएस आपने देखा होगा किसी भी रीजन में पूरा अपनी इंटरेस्ट साधने के लिए टांग अड़ाता रहता है, इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच अपनाता है। लेकिन चाइना में अभी इस प्रकार की विल पावर नहीं देखने को मिलती। चाइना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती चाइना की कि दूसरे रीजन्स में जाके, अभी हालांकि थोड़ा बहुत चाइना करने लगा है, जैसे आप साउथ एशिया मान लीजिए, पाकिस्तान को कहने लगा है कि इंडिया से थोड़ा बहुत वो आप अपने मामलों को ठीक कीजिए, अफ्रीका में भी थोड़ा बहुत, लेकिन यूएस के मुकाबले में बिल्कुल भी अभी नहीं है चाइना। फिर ये कहते हैं कि देखिए अभी चाइना को विलिंगनेस दिखाने में, ट्रांसफॉर्म होने में काफी सालों का समय लगेगा। अब ये दूसरी बात चर्चा करते हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वन रोड वन बेल्ट आने के बाद में चाइना का एकदम से इमरजेंस हो जाएगा। ये कहते हैं कि ऐसा कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये कहते हैं कि देखिए जो चाइना वन रोड वन बेल्ट का जो प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ा रहा है, उसमें सिर्फ चाइना वही पैसा लगा रहा है जो उनके पास में सरप्लस है। उन्होंने काफी सारे उन्होंने पैसे यूज किया अपने देश में ग्रोथ लाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। अब उनके पास में जो फालतू पैसा था उसको वो यूज कर रहे हैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट है वो सफल नहीं होगा। क्यों? काफी सारी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर में वो व्हाइट एलिफेंट के तौर पर हो रही है। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है? देखिए जहां पे खर्चा ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, लेकिन रिटर्न्स काफी कम हो, तो उस इन्वेस्टमेंट को व्हाइट एलिफेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि वेस्टलेस इन्वेस्टमेंट, कि आप पैसा तो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो लेकिन रिटर्न्स नहीं आ रहा, फायदा आपको नहीं हो रहा। जैसा एग्जांपल दिया जाता है, चाइना ने इन्वेस्ट करा हमंदोता जो एक पोर्ट है श्रीलंका के अंदर में, वहां पे चाइना ने काफी सारा पैसा लगा दिया लेकिन रिटर्न्स नहीं आए बिल्कुल भी, श्रीलंका को कोई फायदा नहीं हुआ। तो श्रीलंका ने जो पैसा लिया था उधारी के तौर पे चाइना से, अब उसको अपनी उधारी को चुकाने के लिए श्रीलंका को फिर से लोन लेना पड़ रहा है
चाइना से, समझ गए। पैसे पहले मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए लिए, तो बाद में इसका जो किस्त भरनी थी इंटरेस्ट की वो 100 रुपए भरनी थी, तो अब श्रीलंका के पास 100 रुपए देने के लिए भी नहीं है चाइना को, उसके लिए भी दोबारा से फिर से लोन लेना पड़ रहा है चाइना से। तो दो तीन चीजें हैं, देखिए, एक तो श्रीलंका जो है वो डेट ट्रैप में फंस चुका है चाइना के, जैसे किसान फंस जाते हैं कई बारी, पहले के लोन को चुकाने के लिए फिर से लोन लेना पड़ रहा है, तो डेट ट्रैप में फंस चुका है। दूसरी चीज ये है कि अब चाइना क्या करता है, चाइना कहता है कि हम आपका लोन माफ कर देंगे, जो ये पोर्ट है उसमें आप हिस्सेदारी को बेच दीजिए, यानी 80% जो चाइना कहता है कि आप इस पोर्ट का 80% जो हिस्सेदारी है वो हमें बेच दीजिए, यानी फ्यूचर में ये पूरा पोर्ट जो चाइना के इन्वेस्टमेंट से आया, अब कर्ज इतना ज्यादा हो चुका है कि वो पोर्ट चाइना का ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब एक तो जो पूरे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं कंट्री जब चाइना की इन्वेस्टमेंट आती है, दूसरा कुछ कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हिस्सेदारी भी ले लेता है चाइना, तो इससे तो सॉवरेनिटी हर्ट हो जाती है। ये सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं है, ये लाओस की भी बात है, लाओस में भी ऐसा ही देखने को मिला। ये देखिए वहां पे $6 बिलियन चाइना ने इन्वेस्ट किए, और 11 सालों के बाद में भी जहां वो रेलवे लाइन में जहां चाइना ने इन्वेस्ट किया है लाओस के अंदर में, वो जो प्रोजेक्ट है वो सफल हो पाएगा ये कह पाना मुश्किल है। और जो डेट टू जीडीपी रेशो है लाओस का वो भी 60% है, और श्रीलंका का डेट टू जीडीपी रेशो था वो 68% था। तो कहने का मतलब है जो छोटे छोटे देश हैं उनको अपने चुंगल में फंसाता जा रहा है चाइना, और इसी बात का विरोध किया था इंडिया ने। अब देखिए ये 2 रीजन्स नहीं है, और भी काफी सारे रीजन्स हैं। चाइना जब भी इन्वेस्ट करता है, देखिए क्रूल इन्वेस्टमेंट चाइना की इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। लैंड एक्विजिशन में काफी सारी एक प्रकार से देश को जो जिस भी कंट्री में इन्वेस्ट करता है वहां कंट्री को फोर्स कर देता है, उनको दबा के रखता है कि हमें ये लैंड चाहिए। इवन जो लेबर इस्तेमाल होती है प्रोजेक्ट्स के अंदर में वो भी चाइनीज लेबर इस्तेमाल होती है। लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, तो इसलिए लोकल लोगों की नाराजगी भी काफी ज्यादा हो जाती है। इन्वायरमेंट को लेके काफी कंसेंस लेते हैं लोकल जनता के, जैसे म्यांमार में ये चीज देखने को मिली। वहां पे एक प्रोजेक्ट था मिस्टोन डैम था, वहां पे वो उस प्रोजेक्ट पे रोक लग गई थी क्योंकि म्यांमार के लोगों ने विरोध किया था। अफ्रीका में भी चाइना के प्रोजेक्ट्स को काफी भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। तो लोकल जो कम्युनिटीज है वो संतुष्ट नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं होती चाइना की इन्वेस्टमेंट से। क्रूल इन्वेस्टमेंट चाइना की इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। फिर दूसरे रीजंस कौन से हैं चाइना का ये प्रोजेक्ट सफल नहीं होगा, ये कहते हैं कि देखिए यूरोपियन यूनियन में अभी भी 27 कंट्रीज हैं और सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है उनका ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में। उन्होंने साफ तौर पे साइन कर दिया है कि चाइना के इस प्रोजेक्ट में हम अपनी पुरजोर हिस्सेदारी यानी बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेंगे। सिर्फ उन्होंने अपने ऑब्जर्वर्स भेज दिए, लेकिन फिर भी पूर्णतः शामिल होने से इनकार कर दिया। अब देखिए यूएस की $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जापान की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये इन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम चाइना के इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी नहीं निभाएंगे। तो अब देखिए ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उन्होंने तो मना ही कर दिया, तो कैसे ये चाइना का प्रोजेक्ट सफल होगा। और इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया की पोजीशन तो हमने काफी बार डिस्कस करी है, लेकिन ये थोड़ा नीचे कीवर्ड्स हैं। अपने आंसर्स में कीवर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं तो काफी वैल्यू एडिशन होता है, क्योंकि कई बार देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो एग्जामिनर हैं, एग्जामिनर को कई बार क्या मिलता है, जो आंसर शीट मिलती है यानी जो मॉडल आंसर्स मिलते हैं उसमें मेनली कीवर्ड्स लिखे होते हैं। तो हमने लिखा कुछ भी, लेकिन अगर मान लीजिए एग्जामिनर को इस तरह के कीवर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। अब देखिए हम चाइना का जो वन रोड वन बेल्ट का प्रोजेक्ट है उसका क्यों विरोध कर रहे हैं, हम कितना ही लिख दें, जब तक ये नहीं लिखेंगे कि हमारी सोवरेनिटी हर्ट होगी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हर्ट होगी, तो एग्जामिनर संतुष्ट नहीं होगा। समझ गए। तो ये जो अगर पूरे अपने आंसर में शुरू में ये मिल गया सोवरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दैट्स व्हाई इंडिया इज अपोजिंग द चाइनाज प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब है जो एग्जामिनर ढूंढना चाहता है वो एग्जामिनर को मिल गया है। तो इसीलिए जो कीवर्ड्स की वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा होती है, वो तो हम खैर प्रीलिम के बाद फोकस करेंगे इन सब चीजों पे। तो देखिए कीवर्ड्स क्या है यहाँ पर, कीवर्ड्स हैं कि देखिए इंडिया ने कहा कि जो भी कनेक्टिविटी जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाते हैं दूसरे देशों के द्वारा वो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उन पे बेस्ड होने चाहिए और गुड गवर्नेंस पे बेस्ड होने चाहिए। रूल ऑफ लॉ, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी, ये सब होना चाहिए इन प्रोजेक्ट्स के अंदर में। और जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वो दूसरे देशों की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए इससे, और जो दूसरे देश हैं वो डेब्ट बर्डन उन पे नहीं होना चाहिए इन प्रोजेक्ट्स के कारण में। फिर अगली जो बात लिखी वो तो आपको पता ही है, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का भी सम्मान करना चाहिए ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर के अंदर से जा रहा है जो कि हमारा इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, तो सोवरेनिटी हर्ट हो रही है। तो इस प्रकार से इंडिया ने इन 3-4 चीज़ों की वजह से विरोध किया था। अब आर्टिकल कहता है कि देखिए ये बिल्कुल सही था, इंडिया ने इसका विरोध किया और इंडिया के पास में अगर सच कहें तो सिर्फ यही एक ऑप्शन था। हम अपनी राय इसलिए चेंज नहीं कर सकते सिर्फ क्योंकि हमारे जो छोटे पड़ोसी देश हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि हमारे आसपास के सभी पड़ोसी देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो भाई क्या हो गया, क्या हमारी ओपिनियन है, हमारे आसपास के छोटे देश हैं वो हमारी ओपिनियन को शेप करेंगे?
हम अपने इंटरेस्ट को देख पाने में क्या सक्षम नहीं है? तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि हमारे पड़ोसी देश उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं तो हम आइसोलेट हो जाएंगे। लेकिन ये कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं कि हमें चाइना की जो लीडरशिप है उनके साथ में बड़े लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और स्ट्रेटेजिकल लेवल पे बातचीत चलानी होगी कि भाई आप चाहते क्या हो, किस लेवल पे आप रिलेशनशिप चाहते हो अभी, अब आप इकोनॉमिक रिलेशंस को किस डायरेक्शन में लेना चाहते हो, क्या आप हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहोगे या नहीं करना? ये क्या आ गया, चलो बंद हो गया। तो क्या आप हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करोगे या नहीं करोगे? हम हर एक बात पे 1962 का माइंडसेट लेके नहीं चल सकते। उसके बाद में ये कहते हैं कि देखिए जो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव्स पे 2-3 पॉइंट कंक्लूजन में कहते हैं कि अफ्रीका जैसे देश हैं वो भी अब रीबैलेंसिंग चाहते हैं। उनको भी अब समझ में आ गया है कि चाइना तो अपने हितों को साध रहा है, अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तो अब वो भी कह रहे हैं कि रीबैलेंसिंग की आवश्यकता है। देखिए बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव तब तक सफल नहीं होगा जब तक दूसरे देशों को ऐसा नहीं लगेगा कि ना सिर्फ इससे चाइना का फायदा होगा बल्कि हमारा भी फायदा होगा। जब तक इससे विन विन सिचुएशन नहीं आएगी तब तक चाइना का ये प्रोजेक्ट सफल नहीं होने वाला है। तो ये पूरा आर्टिकल था। आगे चलते हैं। ये पूरा आर्टिकल है कपिल सिब्बल ने लिखा। कपिल सिब्बल जी ने ये इसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन इसमें जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है वो हम निकालते हैं। देखिए किसानों के जो सुसाइड्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। 2014 में किसानों के जो सुसाइड्स थे वो 5,650 थे, और अब जो किसानों के सुसाइड्स हैं 2015 के अंदर में वो है 8,007। तो किसानों के जो सुसाइड्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जो काफ़ी घोर चिंता का विषय है। और काफ़ी सारी बातें कही थी। गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और किसानों की जो इनकम है वो 1.5 गुना कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है 1.5 गुना का मतलब ऐसे नहीं कि जितनी लागत होती है किसानों की, उनको उनकी लागत का कम से कम 50% फायदा होना चाहिए। यानी एमएसपी इतना होना चाहिए कि किसानों को जितना पैसा लगा उनको फसल उगाने में, उसका जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, जो इनपुट्स का कम से कम 50% ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए 1,000 रुपये खर्चा किया किसानों ने तो कम से कम 1,500 रुपये उनको उनका मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। तो लेकिन ये सब चीज़ें हुई नहीं, देखिए। और अब जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गवर्नमेंट ने, वो कहा कि अगर देखिए ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उनकी लागत का 50% बढ़ा दिया जाता है तो एक प्रकार से जो चैन है, जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो डिस्टोर्ट हो जाएंगी, इसलिए हम नहीं बढ़ा सकते। मार्केट को डिस्टोर्ट हो जाएगा अगर ये कदम उठाया जाता है सरकार के द्वारा। तो ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक मनी को लाने के लिए सरकार ने काफ़ी कुछ कहा, लेकिन ब्लैक मनी को नहीं वो लेकर आ पाए हैं अभी तक। जो नाम आए थे दूसरे देशों के द्वारा उनको भी सरकार ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। सरकार कहती है कि डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है, इसलिए हम उन नाम को, जिनके अकाउंट्स हैं फॉरेन्स में, जिनके अकाउंट्स में जो ब्लैक मनी है वो मिला था, उनके नाम्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन सरकार अब कहती है कि हम 2007 से एक ऐसा कानून बनाना चाह रहे हैं, दूसरे देशों के साथ में एग्रीमेंट्स कर रहे हैं जिनका नाम है कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का अब दूसरे देशों में एक प्रकार से, ये बंद हो गया, अब दूसरे देशों में एक प्रकार से ब्लैक मनी को छुपाने के लिए फॉरेन में अकाउंट्स खुलवाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे देश के साथ में शेयर हो जाएगी। तो उसी चीज़ के लिए सरकार अब ये एग्रीमेंट साइन कर रही है दूसरे देशों के साथ में, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट इन्फॉर्मेशन। कोई भी अकाउंट खोलेगा वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। यानी अब फॉरेन में अकाउंट्स खुल ही नहीं सकेंगे ब्लैक मनी के लिए, खुल तो सकेंगे मतलब, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, तो ब्लैक मनी नहीं छुपाई जा सकेगी। तो लेकिन अब ये कपिल सिब्बल कहते हैं कि देखिए 2007 के बाद तो चलो आपकी बात मान ली, ठीक है, लेकिन 2017 से पहले, 2017 से पहले जो ब्लैक मनी छुपाया गया है उसका क्या, उसको लाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके लाने के लिए क्या प्रयास कर रही है। फिर ये कहते हैं कि देखिए जॉब क्रिएशन है वो काफ़ी कम हो गया है। 2015 और 16 की बात करें तो सिर्फ देखिए 2 लाख के आसपास जॉब क्रिएशन हुआ है, जबकि 2010 के आसपास 9 लाख जॉब क्रिएट हो रही थी। तो जॉब क्रिएशन काफ़ी कम हो गया है। 2016 में 2.30 लाख जॉब क्रिएशन हुआ है, जो कि काफ़ी कम है 9 लाख के मुकाबले में जो कि जॉब क्रिएट हो रही थी 2010 के आसपास। और फिर ये कहते हैं कि देखिए मनरेगा के अंदर में जो जॉब्स दी जा रही हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। सर्विस सेक्टर में लोग बढ़ने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़नी चाहिए, लेकिन मनरेगा में ज़्यादा लोग जॉब मांग रहे हैं, तो देश की ग्रोथ के लिए अच्छी बात ये नहीं है। आंकड़ा भी दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, 4.65 करोड़ जो हाउस होल्ड हैं वो 2015 में इन्होंने जॉब मांगी मनरेगा के तहत में, और 15% इंक्रीज हो गया, बाद में 5.3 करोड़ हो गए, और 2016-17 में तो ये आंकड़ा बढ़ के 6% दोबारा बढ़ गया, 5.69 करोड़ हो गए। तो अपने आप में चिंता का विषय है। ये सारे पॉइंट्स को देखिए हम यूज कर सकते हैं न्यू इंडिया के अंदर में, पॉलिटिक्स में ना जाते हुए, पार्टीबाजी के अंदर में ना जाते हुए, ये सारे जेन्युइन क्रिटिसिज्म है तो इनको हम यूज कर सकते हैं अपने ऐसे के अंदर में। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। पंजाब के सिनेमा से रिलेटेड ये आर्टिकल है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है वो ट्रीटी ऑफ लाहौर से रिलेटेड है। देखिए कहते हैं कि पंजाब की जो
फिल्म इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। ये जो पॉइंट है वो सिर्फ ना सिर्फ पंजाब के लिए, हम बाकी सारे रीजन्स के लिए भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे अब देखिए बाहुबली फिल्म आई तो साउथ की इंडस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा आगे चल गई है। अब बाहुबली जो मूवी बन गई है पूरे हमारे देश के अंदर में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बन गई है। तो बॉलीवुड का जो पहले वर्चस्व था पूरे देश के अंदर में, बॉलीवुड का वर्चस्व अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है तो अभी भी सबसे आगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी आइडेंटिटी नहीं है। अब जो एक पंजाब की मूवी है ब्लैक प्रिंस, जिसमें देखिए क्या हुआ था 1946 में, एक प्रकार से उससे पहले 1938 तक रंजीत सिंह वहाँ पे राजा थे, लेकिन बाद में ट्रीटी साइन हुई थी 1946 में, जो ट्रीटी ऑफ लाहौर जिसे कहते हैं। उस ट्रीटी ऑफ लाहौर में ये हुआ था कि 11 साल के जो एक प्रिंस थे दिलीप सिंह, उनको एक प्रकार से राजा बनाया गया था, लेकिन उनको एक्सपेल कर दिया गया था। यानी नाम के वो राजा थे, लेकिन उनको ब्रिटेन में, यूरोप में उनको एक्सपेल कर दिया गया था। तो उसी पर ये मूवी आधारित है पंजाब की, राजा दिलीप सिंह पे। यानी ऐसा राजा जिनको एक्सपेल कर दिया गया था और बाद में आइडेंटिटी क्राइसिस वो फेस करते हैं। एक तरफ तो उनके सामने ये चीज़ है कि उनको एक्सपेल किया गया है कि वो ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी जो व्यतीत कर रहे हैं वो ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते रहें। दूसरे उनके पास ऑप्शन ये है कि वो फिर से कोशिश करें कि अपना राज फिर से हासिल करें। तो आइडेंटिटी क्राइसिस से वो फेस कर रहे हैं, तो इस पर मूवी आधारित है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं 1 मिनट के लिए। अब ये देखिए एक और जो मूवी है चार साहिबजादे, उनकी वो भी आई थी। तो कहने का मतलब ये कि पंजाबी इंडस्ट्री है वो काफ़ी ऊपर जा रही है। तो अब जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम के लिए वो देख लेते हैं। देखिए ये जो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी 1946 में साइन हुई थी, क्या 11 साल के राजा दिलीप सिंह ने ये अपनी तरफ से साइन किया था, बाद में इनको एक्सपेल कर दिया गया था। और ये देखिए इसके लिए काफ़ी कुछ, यानी जो वार हुआ था, जो सिख एम्पायर था जो उसमें ध्वस्त हो गया था रंजीत सिंह के हारने के बाद में, और जो ब्रिटिशर्स के थे उनके बीच में ये जो ट्रीटी साइन हुई थी। तो काफ़ी सारा जो सिख एम्पायर था उन्होंने अपना जो ये एम्पायर था, टेरिटरी थी, वो ब्रिटिशर्स को दे दिया था। पहले उनकी जो टेरिटरी थी काफ़ी ज़्यादा थी सिख एम्पायर की। देखिए सिख एम्पायर जो है सबसे बाद में एक प्रकार से फाल होने वाला एम्पायर में शामिल था। देखिए 1848 के आसपास भी ये लड़ाई लड़ रहा था, सिख एम्पायर था, और 1857 के आसपास जो हमारा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था वही हो गया था। तो कहने का मतलब है सबसे लास्ट तक रहने वाला एम्पायर था सिख एम्पायर। और जब ये ट्रीटी साइन हुई थी काफ़ी मात्रा में 1.5 करोड़ रुपए देने पड़े थे सिख एम्पायर को, यानी राजा दिलीप सिंह को, जिन्होंने ट्रीटी साइन की थी। और उसके अलावा अपनी जो सेना थी वो भी लिमिट कर दी थी कि इससे ज़्यादा वो सेना नहीं रख सकते, और पैसा नहीं चुका पाए थे जो इन्होंने इस ट्रीटी में साइन किया था। बाद में और भी ज़्यादा ट्रीटी इन्होंने खो दी थी, और भी ज़्यादा टेरिटरी को इन्होंने खो दिया था। तो यही सभी बातें हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आएगा तो प्रीलिम में इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।